अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नज़र मुख्य गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान जारी। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 जम्मू संभाग में। इस चरण में 39,18,000 से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की बात। कहा, आतंकवाद का हमारी दुनिया में कोई स्थान नहीं। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण, बोले प्रधानमंत्री। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस भारत की 4 दिन की यात्रा पर। जमैका के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक द्विपक्षीय भारत यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी करेंगे मुलाकात। महिलाएं और शिक्षा उस रथ के 2 पहिए हैं जो हमें विकसित भारत की ओर ले जाएंगे, बोले उपराष्ट्रपति। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम युवा अनस्टॉपेबल के लाभार्थियों के साथ कर रहे थे संवाद। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार को बताया गलत और निंदनीय। नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के दौरान छलका राष्ट्रपति का दर्द। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और अंतिम चरण में आज 40 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ तथा उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों के 39.18 लाख से अधिक मतदाता 5,060 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर 415 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इस चरण के चुनाव में 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और मुजफ्फर बेग मैदान में हैं। इस चरण में मतदान के लिए कुल 5,060 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू डिवीजन में जम्मू जिले में सबसे ज़्यादा 11 सेगमेंट्स यानी बिशराहा, SC सुचेतगढ़, SC RSपुरा, जम्मू दक्षिण, बाहू, जम्मू पूर्व, नगरोटा, जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, अखनौर, SC और छंब। कठुआ जिले में 6 सीटें बानी, बिलावर, बसोहली, जसरोटा, कठुआ, SC और हीरानगर। उधमपुर जिले में 4, उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेन्नी और रामनगर SC और सांबा में 3, रामगढ़ SC, सांबा और विजयपुर शामिल है। इसी तरह कश्मीर डिवीज़न में 16 विधानसभा पर मतदान हो रहा है, जिसमें कुपवाड़ा जिले की करनाहा, त्रिघम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा और लंगेट, बारामूला जिले की सोपोर, रफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, वागुरा, क्रीरी और पट्टन, साथ ही बांदीपोरा जिले की सोनावरी, बांदीपोरा, गुरेज SC सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। उन्होंने X पर अपने संदेश में लिखा है, आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध कि वो लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें।
प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंच चुके हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अपनी इस यात्रा के दौरान आज जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए जाने की उम्मीद है। भारत और जमैका के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, जो उनकी साझा उपनिवेश के इतिहास, लोकतंत्र और आज़ादी के मूल्यों और क्रिकेट के प्रति जुनून में परिलक्षित होती हैं। जमैका के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक द्विपक्षीय भारत यात्रा है। जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री होलनेस अन्य गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि भारत इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद करने को लेकर प्रतिबद्ध है। अपने एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस बातचीत का ब्यौरा दिया। इजरायली समकक्ष के साथ हुई बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आतंकवाद का हमारी दुनिया में कोई स्थान नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने नहीं दें और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करें। यथाशीघ्र शांति और स्थिरता के लिए हो रहे प्रयासों के लिए हर संभव मदद को भारत प्रतिबद्ध है। मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। सिनेमा के क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती के उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार ने सोमवार को उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने जाने की घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें एक सांस्कृतिक दूत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रसन्नता है कि मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वो एक सांस्कृतिक आदर्श हैं और उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए उन्हें पीढ़ियों से सराहा जाता रहा है। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। और कुछ ना मांगने से मिले तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। मैंने जिंदगी में कभी अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा है, दूसरों के भी मांगा है।
केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में भारत ने 5 नए दूतावास खोले हैं। ये दूतावास अल्बानिया, गाबोन, जॉर्जिया, लातविया और तिमोर लेस्टे में खोले गए हैं। इसी अवधि में भारत ने ऑकलैंड और बार्सिलोना में एक वाणिज्य दूतावास भी खोले हैं। ये जानकारी विदेश मंत्रालय MEA द्वारा तैयार किए गए एक दस्तावेज के द्वारा दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में अगस्त में आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में 173 महत्वपूर्ण शख्सियतों ने हिस्सा लिया, जिनमें 21 देशों के प्रमुख, 34 विदेश मंत्री और 118 मंत्री या उपमंत्री शामिल थे। दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि भारत ने श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का निर्माण किया है। इसके अलावा दस्तावेज में मोदी के यानी प्रधानमंत्री मोदी के इटली, G7, रूस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन, सिंगापुर और ब्रुनेई के दौरों का भी जिक्र किया गया है। लगातार तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन समेत 7 देशों का दौरा किया है। विदेश में भारतीय नागरिकों के लिए पहुंच को आसान बनाने के लक्ष्य के साथ भुवनेश्वर और नागपुर में ई-पासपोर्ट पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन में सुबह लगभग 10:15 पर गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनकी लागत 9,600 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और सीवेज प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत गंगा बेसिन क्षेत्र में जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाएं हैं। गोबर धन योजना के तहत 1,332 करोड़ रुपए से अधिक की 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ही झारखंड का दौरा भी करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 25 EMRS की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कानून और व्यवस्था न केवल शासन की आधारशिला है, बल्कि ये आधुनिक राष्ट्र का आधार भी है। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के समूह को राष्ट्रपति भवन में संबोधित किया। भारतीय पुलिस सेवा के 2023 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
परिवीक्षाधीनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय पुलिस सेवा का अपना एक महत्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कानून और व्यवस्था केवल शासन का आधार नहीं है, यह आधुनिक राज्य का आधार है। Among the various all Indian services, the Indian Police Service has a critical importance of its own. Law and order is not only the bedrock of governance, it is the very basis of the modern state. In simple terms, one can also say that in many places and many situations, you will be the face of the state for the fellow citizens, and you will be their first interface with the administrative machinery of the state. You will therefore need to be efficient as well as sympathetic, fearless, and as well as friendly. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चूंकि भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूना है, इसलिए आईपीएस अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास केवल वहीं संभव है जहां कानून का शासन कायम है। As India aims to scale new heights in the years to come, your role becomes all the more crucial. Economic growth and social development are possible only where the rule of law is upheld. Without maintaining law and order, ensuring justice and protecting citizens' rights, progress becomes a meaningless term. All this can at first seem to be a daunting task, but you will also benefit from the legacy of your great predecessors. After all, India would not have achieved the inviolable progress it has achieved since independence without a committed and dedicated police service. Moreover, I am sure the illustrious academy where they received their training and you too have received your training has put you on the right path of learning. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार को गलत और निंदनीय बताया है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के दौरान कही। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और आरएमएल अस्पताल के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडिकल पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टर्स को डिग्रियां दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कई बार मरीज के परिजन आवेश में आकर दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। यह निंदनीय है। कोई भी डॉक्टर मरीज का नुकसान नहीं करना चाहता। डॉक्टर तनाव भरे माहौल में काम करते हैं। देवी और स्वजन, मैं एक महत्वपूर्ण बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कई बार आवेश में आकर मरीजों के परिवारजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। ये गलत है, सर्वथा निंदनीय है। सभी को ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसके लिए डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार विज्ञान में भी सारे समाधान उपलब्ध नहीं होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर कम शोध किया गया है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। देवियों और स्वजनों, हमारा देश महिला सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि चिकित्सा क्षेत्र में महिला मरीजों की समस्याएं पर कम शोध किया गया है। मेडिकल फर्टानिटी में से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर अनुसंधानकर्ताओं ने मेरा आग्रह है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य करें। इससे बीमारियों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी
और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मुझे ये जानकर हर्ष हुआ है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने से महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। महिलाएं और शिक्षा रथ के वो दो पहिए हैं जो हमें विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एनक्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम में युवा अनस्टॉपेबल के लाभार्थियों के साथ संवाद में उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम युवा अनस्टॉपेबल के लाभार्थियों के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवाद किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड कौन सा देश है जिसके पास 5000 साल की संस्कृति है, हमारी विरासत है। क्या कहा गया? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। It doesn't require volume of fiscal resource. It requires intent. Mr. Gupta will bear me out that during COVID situation challenging for the entire humanity, we recognize those who handheld others by providing food. People did it in thousands. But we saluted those who hardly had food for themselves. Still they provided meal for one or two. Went on record. It doesn't matter how much you can do. What matters is, are you taking the first step of doing or contributing? महिलाएं समाज की रीढ़ होती है। जब हम बेटियों को सामर्थ्यवान बनाते हैं, उन्हें शिक्षा और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को बदलते हैं बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाते हैं। सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के कौशल रोजगार, उद्यमशीलता और नवाचार मंत्रालय द्वारा बेटियों की आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने की पहल हर घर दुर्गा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये तमाम बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नवरात्र पर्व पर सरकार द्वारा शुरू की जा रही ये पहल निश्चित रूप से पूरे राज्य की बेटियों को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगी। ये पहल महिलाओं के कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि हर घर दुर्गा अभियान महाराष्ट्र प्रांत की नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हर क्षेत्र में हमारी माता बहनें नेतृत्व कर रही है, ये हम सबको गर्व होता है और इसीलिए हर माँ दुर्गा अभियान एक सशक्त अभियान होगा जो समाज में नई सामर्थ्य और नई शक्ति के साथ भारत के नए परिवर्तन की ओर दिशा बढ़ेगी। आज कुर्ला बम्बई का ये ITI सेंटर महाराणा प्रताप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाएगा। जब महाराणा प्रताप के नाम से लोग सुनेंगे, उनकी शौर्य वीरता की गाथाएं हर नौजवान को प्रेरणा देगी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की समर्पण सेवा के लिए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने वायुसेना मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय वायुसेना परिचालन रूप से सक्षम और सदैव सतर्क बनी रहे।
सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। स्वच्छ भारत मिशन के लॉन्च के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शाहरुख खान से लेकर सचिन तेंदुलकर तक स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन करते हुए दिखे। चलते चलते आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। आप देखिए वीडियो, मुझे दीजिए आज्ञा। बने रही सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। स्वच्छ भारत के 10 साल के उत्सव में स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ जुड़े। अपने शहर की स्वच्छता बढ़ाने में भागीदारी दें, क्योंकि स्वच्छ भारत शुरू होता है आपके साथ। क्या आप अपना घर गंदा रखते हैं? नहीं ना? ये शहर भी तो आपका घर है। तभी तो स्वच्छता की ओर हमारे योगदान है जरूरी। जैसे बाहर कूड़ेदान का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक स्थलों को गंदा ना करें, शहर को साफ रखें, डालें सूखा कूड़ा नीले डब्बे में और गीला हमेशा हरे डब्बे में। स्वच्छता को अपना स्वभाव और संस्कार बनाइए। आइए मिलकर बदले देश के लिए एक छोटी सी आदत। बदलेगा भारत जब बदलेगी आदत। मिलकर करें अपने राष्ट्रपिता और अपने प्रधानमंत्री जी के एक स्वच्छ भारत के सपने को साकार। क्योंकि देश हमसे है और हम देश से।